जय हिंद सभी को। आज हम पढ़ने जा रहे हैं मेटल्स यानी धातु को। ठीक है, तो हमारे सिलेबस के अकॉर्डिंग हमको पढ़ना है धातुओं की आवर्त सारणी में स्थिति, मतलब पोजीशंस ऑफ मेटल इन पीरियोडिक टेबल और उसके प्रॉपर्टीज़ के बारे में। और उसके बाद हम पढ़ेंगे मेटलर्जी का सेक्शन यानी धातु कर्म को पढ़ेंगे। तो मैं अब तक आपको डबल स्पीड से लेके जाता था, रीज़न था वहाँ हमारे पास समय कम होता था, उसको ध्यान में रखते हुए यहाँ पे जो कॉन्सेप्ट है उसको एकदम बारीकी से समझाना है, इसलिए स्पीड थोड़ी धीरे होगी। मतलब हम इसको बड़े सब्र और इत्मीनान से पढ़ेंगे। आप लोग अंत तक वीडियो में मेरे साथ बने रहिएगा, ठीक है। तो चलिए हम पढ़ते हैं धातु को। पढ़ने से पहले एक और अपील है कि वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक किया कीजिए, शेयर किया कीजिए, और अगर आपने अब तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कीजिए और कुछ फ्रेंड्स में भी अपने शेयर कीजिए। ठीक, ये बहुत ज़रूरी है हमारे लिए। तो हम पढ़ने जा रहे हैं मेटल्स, यानी कि जो मेटल है वो मेटल कहेंगे किसको, धातु कौन कहलाते हैं। तो धातु कहलाते हैं भाई ऐसे एलिमेंट्स यानी कि तत्व, ठीक, जो क्या करे इलेक्ट्रॉन डोनेट करे, जिनके पास क्या हो, इलेक्ट्रॉन डोनेट करने के लिए हो। मतलब कि विच हैव फ्री इलेक्ट्रॉन्स, क्या हो उनके पास, मुक्त इलेक्ट्रॉन हो, ठीक, और वो क्या करे, उसका दान करे, डोनेट करे। सिंपल आपको समझ में आएगा हम धातु कहते किसे हैं, मेटल कहते किसे हैं, कि ऐसे एलिमेंट्स जिनके पास फ्री इलेक्ट्रॉन्स हो, मुक्त इलेक्ट्रॉन हो, और वो उसको क्या करे, दान करे, और दान करके वो बना ले केटायन यानी कि धनायन। तो इस तरीके के एलिमेंट्स को हम लोग नाम देते हैं मेटल यानी धातु का। ठीक, आप लोग समझ पा रहे होंगे कि ऐसे तत्व जिनके पास क्या हो, मुक्त इलेक्ट्रॉन हो, वो उसका दान करे और दान करके धनायन बना ले, तो वो कहलाते हैं हमारे धातु। ठीक है, कि एलिमेंट्स विच आर फ्री इलेक्ट्रॉन एंड डोनेट एंड फॉर्म केटायन आर नोन एज मेटल्स। तो चलिए इस तरीके से आपने धातु की परिभाषा देखी। सिंपली अगर मैं इसको आप एक इक्वेशन के तौर पे समझाऊं तो ये मेटल है, ये क्या करेगा, डोनेट करेगा, डोनेट इलेक्ट्रॉन या फ्री इलेक्ट्रॉन, ठीक है, और फॉर्म करेगा केटायन यानी धनायन, और नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन को क्या कर देगा, डोनेट। तो ये आपका बन गया धनायन और ये हो गया डोनेट हुए इलेक्ट्रॉन्स। तो इस तरीके से धातु, जैसे कि आपका मैं बता दूं, सोडियम, ठीक है, पोटेशियम, एल्यूमिनियम, ठीक, तो जो एस ब्लॉक के एलिमेंट्स हैं वो सारे के सारे क्या होंगे, मेटल्स होंगे। तो हम उनके भी एक दो एग्जांपल्स को देख लेते हैं। एकदम इत्मीनान से पढ़ना है हम लोगों को, घबराना नहीं है। तो सोडियम है, ये एक एलिमेंट है, तत्व है, ये इलेक्ट्रॉन का दान करेगा, ठीक है। तो इसने एक इलेक्ट्रॉन का दान किया, एक इलेक्ट्रॉन देगा तो इसके ऊपर आ जाएगा 1+, ठीक। क्यों इसने एक इलेक्ट्रॉन का ही दान किया, 2-4 का क्यों नहीं किया? देखिए ये सब चीजें भी आप अब समझते जाइए। इसका एटॉमिक नंबर, परमाणु क्रमांक सोडियम का होता है 11। तो इसको अगर हम KLMN रूल के तौर पे तोड़ेंगे तो ये हो जाएगा 2, 8 और 1, यानी कि 2 इलेक्ट्रॉन, 8 इलेक्ट्रॉन, और आउटर मोस्ट सेल में इसके पास है 1 इलेक्ट्रॉन। तो ये क्या करेगा, केवल 1 इलेक्ट्रॉन को दान करेगा, क्योंकि वैलेंसी बनाने के लिए, मतलब संयोजकता बैलेंस करने के लिए, या तो ये 7 इलेक्ट्रॉन ले या 1 इलेक्ट्रॉन दे। तो इसके लिए आसान हो जाता है कि ये 1 इलेक्ट्रॉन को दे। देखिए ये कोई एक लौती प्रॉपर्टी नहीं है मेटल की, बहुत सारी और प्रॉपर्टीज होती हैं, उनके बारे में बात करेंगे। मैं बस जनरली आपको समझा रहा हूं। तो ये 1 इलेक्ट्रॉन को क्या करेगा, डोनेट करेगा, जैसे ही डोनेट करेगा यहाँ पे आ जाएगा प्लस चार्ज। तो ये हो जाएगा सोडियम आयन, यानी जो धनायन आपको नजर आ रहा है ये कहलाएगा सोडियम आयन, ठीक है, और ये कहलाएगा आपको डोनेट किया हुआ इलेक्ट्रॉन, और ये है आपका एलिमेंट। तो इस तरीके से आपने समझ पाया इसको। बात अगर एल्यूमिनियम की करते तो वो भाई करता 3 इलेक्ट्रॉन दान, ठीक। तो यहां पे आ जाता है एल्यूमिनियम में, आपने देखा होगा +3। क्यों? क्योंकि एल्यूमिनियम जो होता है उसका परमाणु क्रमांक होता है 13,
वो टूटता है 2, 8 और 3 में। आउटर मोस्ट शेल में 3 इलेक्ट्रॉन। और अगर इसको अपना स्टैक पूर्ण करना है, ऑक्टेट कंप्लीट करना है, तो इसको 5 इलेक्ट्रॉन चाहिए, या तो 3 ये दान दे दे, तो आसान रहता है इसके लिए कि ये 3 दान दे दे। तो जनरली जो हम लोग देखते हैं कि जो अवस्थाएं होती हैं एक धातु की यानी एक मेटल की, वो +1, +2 और +3 कैटेगरी की होती हैं, ठीक है। या कहीं कहीं आपने देखा होगा +4, ये सेमी मेटल्स में हमको देखने मिलता है, सॉरी सेमीकंडक्टर्स वगैरह में, सेमी मेटल्स में, तो ये वहाँ देखने मिलता है। जनरली हम लोग अगर मेटल की बात कर रहे हैं, हम मेटल पढ़ रहे हैं, तो वो +1, +2, +3 की ही क्या करता है, अवस्था को दर्शाता है। तो इस तरीके से हमने मेटल्स को समझा। अब चलिए अब हम पढ़ेंगे पोजीशन ऑफ मेटल्स इन पीरियोडिक टेबल। मैं इसको लगभग आपको पहले के लेक्चर्स में पढ़ा चुका हूं। पीरियोडिक टेबल देखिए ऐसा होता है, बहुत बार होता है, खैर ह्यूमन एरर समटाइम्स हैपन, बहुत बार हो जाती है गलतियां। हम पढ़ते बोलते कुछ और है, लिखते कुछ और है, कभी कभी लिखते कुछ और है, बोल कुछ और देते हैं, तो ये होता है जनरली। इसके लिए माफ़ कीजिएगा आप लोग और सहयोग बनाए रखिए। देखिए पोजीशन ऑफ मेटल इन पीरियोडिक टेबल, मतलब जो धातु है उसकी क्या स्थिति होगी आवर्त सारणी में, उसकी चर्चा करते हैं। तो देखिए आवर्त सारणी मैंने आप लोगों को पढ़ाया हुआ है पीरियोडिक टेबल, और मैंने उसको किस में डिवाइड किया हुआ है, तो 4 ब्लॉक्स में। एक को मैंने बोला था एस ब्लॉक, ठीक है। उसके बाद मैंने आपको बताया कि एस के बाद आता है डी ब्लॉक, वैसे पी ब्लॉक आना चाहिए, ठीक है, तो पी ब्लॉक भी लिख लो। और फिर ये आता है आपका एफ ब्लॉक। सबको मैंने वहाँ पे डिटेल से समझाया भी है, जितना ज़रूरी था उससे कहीं ज़्यादा भी बताया है। तो ये 4 भागों में आपको बटा हुआ है। मैं बता दूं कि आपके पीरियोडिक टेबल में जो एलिमेंट्स हैं उसमें जो मेटल्स हैं वो है 75%, यानी कि आपके 118 जो तत्व हैं उसमें से 75% एलिमेंट्स क्या है, आपके मेटल हैं, मेटल या सेमी मेटल्स, ठीक है, और बाकी नॉन मेटल्स हैं। तो इस तरीके से हमने पीरियोडिक टेबल में इसको वहाँ पे डिस्कस किया हुआ था। फिर एक बार और करते हैं कि जो एस ब्लॉक है, भाई हम लोग क्या कर रहे हैं, मेटल्स का स्थिति देख रहे हैं, धातुओं की स्थिति देख रहे हैं पीरियोडिक टेबल में। तो एस ब्लॉक में जो मेटल्स पाए जाएंगे उनका जो साइज होगा वो होगा बिगेस्ट साइज। साइज क्यों उनका बिगेस्ट होगा, और उनका जो साइज बिगेस्ट होगा और जो उनका मेटालिक नेचर होगा वो भी ज्यादा होगा, ठीक। एस ब्लॉक में पूरे के पूरे लगभग मेटल पाए जाएंगे। एस ब्लॉक मतलब मैं 1A एंड 2A ग्रुप की बात कर रहा हूं, मतलब प्रथम एवं द्वितीय समूह की बात कर रहा हूं, आवर्त की नहीं। 1A एंड 2A ग्रुप वर्ग समूह की बात कर रहा हूं जब मैं एस ब्लॉक बोलता हूं। तो आकार बड़ा होगा, जो भी यहां पाए जाएंगे तत्व जिन्हें हम धातु कह रहे हैं उनका आकार होगा बड़ा, साथ ही साथ उनकी धात्विक प्रवृत्ति मेटालिक नेचर क्या होगी, ज्यादा होगी। और मैंने पढ़ाया भी था कि जो साइज है या मेटालिक नेचर है, जब हम बाएं से दाईं ओर जाते हैं फ्रॉम लेफ्ट टू राइट, तो लेफ्ट टू राइट जाने में क्या होता है, साइज डिक्रीज होता है, पढ़ा था ना हमने। और टॉप टू बॉटम में साइज इंक्रीज होता है, इसको भी पढ़ा था। मतलब हम जब बाएं से दाएं जाते हैं साइज डिक्रीज होता है। हम पीरियोडिक टेबल में आवर्त सारणी में जब बाईं ओर से दाईं ओर जाते हैं तो मेटालिक नेचर भी रिड्यूस होता है, ठीक है। इधर पाए जाते हैं पूरे धातु और आखिरी में जाएंगे चेल्कोजन, हेलोजन, ठीक है, और नोबेल, इन सब फैमिली में पाए जाते हैं गैस और नॉन मेटल्स, ठीक। आपने इसको उस वीडियो में देखा होगा, उसका लिंक भी डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है, नहीं देखा तो पहले आप वो देखिए, उसके बाद यहाँ पे चीज़ें अंडरस्टूड होंगी। वैसे मैं कोशिश कर रहा हूँ कि आप यह इससे भी काम चला ही लें। टॉप टू बॉटम, जब हम ऊपर से नीचे जाते हैं पीरियोडिक टेबल में, तो वहाँ पे मैं धातुओं के लिए बता रहा हूँ, वहाँ पे आकार इनका बड़ा होने लगता है। मतलब आप अगर लिथियम आयन की तुलना करें सीजियम से, तो लिथियम का आकार छोटा, सीजियम का आकार बड़ा। आकार बड़ा होने का कारण है, आकार बड़ा होने का कारण है, एक तो उनका परमाणु क्रमांक ज़्यादा है, ठीक, सबसे पहली बात। दूसरा कि जब ये दान करते हैं, क्या करते हैं, दान करते हैं किसको, इलेक्ट्रॉन्स को, इनकी प्रॉपर्टीज होती है ना। तो जैसे ये दान करते हैं, होता क्या है कि जैसे साइज बड़ा होगा, मान लीजिए साइज छोटा सा है, ठीक है, इसमें प्रोटॉन है, इसमें इलेक्ट्रॉन है,
छोटा होने के कारण इनके बीच का आकर्षण बल, इनके बीच में लग रहा अट्रैक्शन फोर्स क्या है, ज़्यादा है, ठीक। लेकिन जैसे जैसे साइज बड़ा होते जाता है, देखते जाइए, अब इस प्रोटॉन जो नाभिक में है, न्यूक्लियस में है, वो जो बाहर के इलेक्ट्रॉन्स हैं उस पे उसके द्वारा लगाए गए अट्रैक्शन फोर्स का मान क्या होने लगता है, कम होने लगता है। आकर्षण बल का मान क्या होने लगता है, कम होने लगता है। तो इस वजह से साइज और भी क्या होता है, बड़ा नजर आता है या होता है, ठीक। तो इस तरीके से कुछ प्रॉपर्टीज थी एस ब्लॉक से रिलेटेड। तो एस ब्लॉक आपका 1A 2A और हमने उसके बारे में पढ़ा। अगला जो है वो है डी ब्लॉक, पी ब्लॉक पढ़ते हैं पहले, ठीक। पी ब्लॉक के बारे में चलिए पहले डी ब्लॉक पढ़ते हैं, क्योंकि मैं पी ब्लॉक लास्ट में बताऊंगा, क्योंकि उसमें मेटल नॉन मेटल एक साथ है, ठीक। कायदे से पढ़ना पी ब्लॉक चाहिए, बट मैं पहले डी ब्लॉक पढ़ा रहा हूं क्योंकि इसमें पूरे एलिमेंट्स ही हैं, मतलब सॉरी जो मेटल है वही एलिमेंट है। तो डी ब्लॉक में करीबन ऑल एलिमेंट्स, यानी कि पूरे धातु, पूरे क्या है, धातु हैं, ऑल एलिमेंट्स आर मेटल, ठीक है। और इसी में पाए जाते हैं आपको ट्रांजिशन मेटल्स, यानी संक्रमण धातु, ठीक। इसके बारे में मैंने एक कोड भी बताया था आपको, इसके एलिमेंट्स को याद करने के लिए SC से चालू होता था, ठीक है। मैं उसको सक्रिय वगरमन फिकोनी सूजन का नाम देता हूं, या फिर मैंने बोला भी था, उसके लिए कोड बताया था आपको, सुन, तेरी, कार, में, फिर, कोई, ना, कोई, जाएगा, यानी कि एलिमेंट्स के बारे में मैंने बताया था। अच्छा मैं ठीक है, उस तरीके से सुन, तेरी, शक्ति, वक्रमण, फिकोनी सूजन, तो ये याद करने के लिए आपको बताया था। फिर इसके बाद इसके नीचे के एलिमेंट्स के याद करने के लिए मैंने आपको एक कोड बताया था कि यारी जरा निभाना, मौत तक, रुकावटें राह में अगर पड़े कोई, ठीक। तो इस तरीके से एलिमेंट्स को मैंने आपको डिस्कस किया था। ये ट्रांजिशन एलिमेंट्स है, ठीक है। जिंक की बात छोड़ दीजिएगा तो संक्रमण धातु है ये सब, और ये कहाँ पाए जाते हैं, डी ब्लॉक में पाए जाते हैं। तो ये सब भी क्या है, मेटल्स हैं, धातु हैं। तो ये भी धातुओं की स्थिति हुई। इनके परमाणु क्रमांक को याद रखना है, और मैंने जो MCQ का वीडियो लाया है उसमें पोजीशन फाइंड करना बताया है आपको कि कौन किस ग्रुप का है, कौन किस पीरियड का है, कैसे फाइंड करेंगे। तो मैंने आपको उसमें कोड भी बताया था कि आप क्या करेंगे, इनर्ट गैसेस का हीना, नीना और करीना, के जेरोक्स, रणवीर कपूर वाला कोड याद रखिए। इसका 2, इसका 10, इसका 18, इसका 36, इसका 54 और इसका 86, इन लोग का एटॉमिक नंबर याद रखिए। और आपको चूंकि पता है कि ये कहाँ आ रहे हैं, लास्ट में आ रहे हैं, तो यानी कि ये आपका फर्स्ट पीरियड है, ये आपका सेकेंड पीरियड का लास्ट एलिमेंट है, ये आपका थर्ड का है, ये फोर्थ का है, ये फिफ्थ का, ये सिक्स्थ का है, और लास्ट में OG आता है, वो होता है सेवेंथ पीरियड। लेकिन हमको इतने से काम चल जाएगा, इसकी भी जरूरत नहीं पड़ेगी, इससे काम चल जाएगा जनरली, इतना भी ज्यादा वो नहीं पूछता डीप में जाके। तो इनके आधार पर आगे पीछे आकर आप सिंपली जान पाएंगे उसकी पोजीशन। आपको अलग से याद करने की जरूरत है क्या, नहीं है। अगर आपने नहीं देखा है MCQ का वीडियो, बिल्कुल देखिए, मैं बता रहा हूं ना, सब कुछ एक दूसरे से इंटरलिंक्ड रहेगा। तो ये हो गया डी ब्लॉक के बारे में हमने पढ़ लिया, ठीक। इत्मीनान से पढ़ना है हमको, फिर भी मैं आप में इसमें स्पीड का ध्यान रख रहा हूं कि जितनी भी मतलब मैं तेजी से पढ़ा पाऊं आप लोगों को। अब इसके बाद डी ब्लॉक के बाद हम पढ़ते हैं एफ ब्लॉक को, ठीक। और इसमें हम लोग पढ़ते हैं लेंथेनाइट सीरीज और एक्टिनाइट सीरीज। देखिए, इसको इंग्लिश में लिखने का कारण है कि अब इसका नाम हिंदी में है ही नहीं, तो हम हिंदी में कैसे लिख दें। लेंथेनाइट सीरीज और एक्टिनाइट सीरीज को हम हिंदी में भी लिखेंगे तो लेंथेनाइट सीरीज और एक्टिनाइट सीरीज ही लिखेंगे कि वो लेंथेनियम से चालू होगा, एक्टिनियम से चालू होगा, एक्टिनियम से चालू होगा 57 और ये चालू हो जाएगा आपके 88 से, ठीक है। और मैंने बताया भी था 14 एलिमेंट्स रहेंगे, ठीक। और ये रहते हैं आपके रेयर एल्कली मेटल्स, ठीक है, दुर्लभ मृदा धातु, ठीक। और कहीं ना कहीं इसमें प्रथम कोटि, मतलब मैंने वहां भी बताया था कि ये ओबे करते हैं फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन को,
प्रथम कोटि की अभिक्रिया को। और प्रथम कोटि की अभिक्रिया को जनरली जो रेडियो एक्टिव यानी रेडियो धर्मी गुण वाले हैं उन लोग अभी करते हैं। तो इस आधार पर हम बोल पाते हैं कि एफ ब्लॉक की जो एलिमेंट है वो रेडियो एक्टिव एलिमेंट है। एफ ब्लॉक के एलिमेंट जो है वो रेडियो एक्टिव एलिमेंट है। हम बोल पाते हैं ऐसा क्योंकि ये क्या करते हैं, प्रथम कोटि की अभिक्रिया का पालन करते हैं और जनरली आपको देखने में मिलेगा। और इसमें सारे के सारे नेचुरल एलिमेंट्स नहीं होते हैं। बेसिकली क्या है कि मैं एक चीज़ उसमें बताना भूल गया था कि हमारे पास 92 एलिमेंट्स यानी कि जो 92 एलिमेंट्स हैं वो हमारे पास तो नेचुरल हैं, ठीक है, प्रकृति ने हमें दिए हैं। इसके बाद के जो 26 एलिमेंट्स हैं, ठीक है, 26 एलिमेंट्स होता है, पता है जब आप पढ़ा रहे होते हैं ना बोर्ड पे तो कुछ चीज़ें स्किप होती ही हैं, हर बार होता है। कभी लिख के कुछ और बोलते हैं, कभी बोलते कुछ और हैं, थोड़ा बहुत ये सब चीज़ें होती हैं, ठीक है। और चूंकि सब कुछ अकेले करना पड़ता है तो आप लोग समझिए इस बात को। मैं जितनी भी होती है कोशिश में कहीं भी कमी नहीं करता हूँ। आप लोगों ने MCQ कहा, मैं MCQ के भी वीडियोस लेके आ रहा हूँ, बस आप लोग शेयर में बड़ी कमी कर रहे हैं। उस बात का मुझे बहुत खेद है, ठीक है। नहीं ऐसा कोई बात नहीं है। तो 26 एलिमेंट्स जो है हमारे पास, ये हम लोगों ने लेबोरेटरीज में बनाया है, ठीक है, यानी प्रयोगशाला में क्या किया, इसको हमने बनाया है। ये सब क्या है, मैन मेड है, कुछ ना कुछ रिसर्च करके बनाया है। तो इन दोनों का आप ऐड कर दीजिएगा तो आपको दिख रहा होगा 118 एलिमेंट्स, ठीक। तो इस तरीके से एक छोटा सा नॉलेज था जो रह गया था। अब देखिए ये हमने पढ़ लिया एफ ब्लॉक को। अब एफ ब्लॉक के बाद हम पढ़ेंगे पी ब्लॉक को, ठीक। इसमें 28 एलिमेंट्स होते हैं, ये भी आप लोगों ने जाना। तो चलिए अब देखते हैं हम आगे। पी ब्लॉक जो है, पी ब्लॉक में मेटल्स का जो पोजीशन है इसको हम लोग देखने जा रहे हैं। तो पी ब्लॉक्स में केवल मेटल नहीं पाए जाते हैं। मेटल यानी कि हमें यहाँ मिलेंगे धातु, साथ में हमको मिलते हैं यहाँ सेमी मेटल, मतलब जो आर्सेनिक वगैरह है यानी कि उप धातु, और उसके साथ में हमको बहुत सारे नॉन मेटल्स मिलते हैं पी ब्लॉक में, ठीक है। और इनको हम लोग कहते हैं अधातु। और इसके बाद हमें इसके बारे में पढ़ना है, तो यहाँ भी बिल्कुल जान लीजिए आप लोग। और एक और ख़ास बात, जब हम इसकी प्रॉपर्टीज़ को डिस्कस करेंगे, इसके रिएक्शंस को डिस्कस करेंगे, बड़े ध्यान से पढ़िएगा। रीज़न क्योंकि वो बिल्कुल ही रिवर्स होगा नॉन मेटल्स के लिए, मैंने बता दिया, ठीक है। तो धातु, उपधातु और अधातु तीनों ही पाए जाएंगे आपके पी ब्लॉक में। पी ब्लॉक जो है वर्ग 13 से वर्ग 18 तक पाया जाता है, या इसको आप लिखिए 3A to 8A ग्रुप, ठीक है। 3A to 8A ग्रुप तक पाया जाता है, वर्ग 13 से वर्ग 18 तक पाया जाता है, ठीक। अच्छा, इसमें मैंने बहुत सारा बताया था आपको, कोड ओस से टेपो, और उसके अलावा उसके पहले भी और कुछ कोड्स बताए थे मैंने आप लोगों को, ठीक। तो उस तरीके से हमने उसको वहां डिस्कस कर लिया है। 3A to 8A पाया जाएगा आपका पी ब्लॉक का एलिमेंट्स। उसमें धातु, उपधातु और अधातु तीनों ही पाए जाएंगे। और मैंने आपको साथ ही साथ ये भी बताया था जो लास्ट वाला ग्रुप है 8A है, इसको हम लोग जीरो ग्रुप भी बोलते हैं, ठीक है। और यह नोबल गैस का ग्रुप भी कहलाता है ये, या इनर्ट गैस का भी ग्रुप कहलाता है। और इसी में हमने पढ़ा था वो वाला कोड कि हीना, नीना और करीना, के जेरोक्स, रणवीर कपूर, और साथ में लास्ट में आता है ओजी, ठीक है। ये 8A की बात किया हूं मैं, ठीक। इसको जानिए, अक्रिय गैस, आदर्श गैसों का ये समूह कहलाता है। और यहां से चालू होता है परमाणु क्रमांक 2, 10, 18, 36, 54, 86, इस तरीके से यहाँ पे ये कंप्लीट होता है, ठीक है। तो ये आपका क्या था, और ये ओजी है तो ये लास्ट है पीरियोडिक टेबल का, तो ये क्या कहलाता है 118 परमाणु क्रमांक। जो अब देखिए ये ओजी मतलब 118, इसका क्या रहेगा परमाणु क्रमांक 118। देखिए इस तरीके से आपको ये पता चला 7A ग्रुप या वर्ग 17, ठीक है। इसको आप लोग बोलते हैं हैलोजेंस। बता दूं इसके आउटर मोस्ट सेल में क्या रहते हैं, 7 इलेक्ट्रॉन्स रहते हैं, 7 इलेक्ट्रॉन्स रहते हैं। और इसका आप लोगों को पता ही होगा, फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन, ये सब पाए जाते हैं, ठीक। इसके पहले वाला जो होता है वो होता है 6A या वर्ग 16, या इसको आप लोग बोलते हैं चैल्कोजन, ठीक है। अब मैं हिंदी में लिखूं, इंग्लिश में लिखूं, बात तो वही है, इसलिए आप लोग बिल्कुल समझ पा रहे होंगे। इसको क्या बोलेंगे, चैल्कोजन। इसके बारे में पूछा भी था
क्वेश्चन आपके एग्जाम में कि 16 वर्ग 16 के तत्वों को क्या कहते हैं, चेल्कोजन, या 6A भी पूछ सकता है वो, तो याद रखेंगे आप लोग। तो इस चेल्कोजन वाले समूह में कौन कौन से आते हैं, ऑक्सीजन, सल्फर, ठीक है, ये सब चीजें आती हैं इसमें, सेलेनियम वगैरह। तो इस तरीके से आपने पी ब्लॉक में भी देख लिया, मेटल के हमने पोजीशन को डिस्कस कर लिया। चलिए अब डिस्कस करेंगे हम लोग मेटल जो है। चलिए अब हमने पोजीशन देख लिया मेटल्स का पीरियोडिक टेबल में। अब हम देखने जा रहे हैं कि जो प्रॉपर्टीज है मेटल की, यानी कि उनके सामान्य गुणों को क्या देखने जा रहे हैं। धातु जो होता है उसके सामान्य गुण कौन कौन से होंगे, एक पहचान के तौर पर ये जानना बड़ा ज़रूरी है। बहुत बार क्वेश्चन इसके प्रॉपर्टी से भी पूछता है, ठीक। तो चलिए पहला प्रॉपर्टीज है संयोजकता, यानी कि वैलेंसी जो मेटल्स होंगे उनकी कितनी होगी। तो देखिए ध्यान दीजिए, इसकी वैलेंसी हो जाती है, आप लोग लेंगे तो +1 +2 +3। 1A ग्रुप वालों की होती है +1, 2A ग्रुप वालों की +2 और 3A ग्रुप वालों की +3। जैसे कि एग्जांपल के तौर पे मैं बता दूं, सोडियम ले लीजिए, इसमें कैल्शियम ले लीजिए, एल्यूमिनियम ले लीजिए, इसकी वैलेंसी +1, इसकी +2 और इसकी +3 होती है लगभग। तो इस तरीके से मैंने आपको एकदम अच्छे से समझाया इसको कि इसकी जो वैलेंसी संयोजकता है वो कितनी होगी, धन 1, धन 2 और धन 3 के क्रम की होती है। तो पहला हमने पढ़ लिया प्रॉपर्टीज वैलेंसी। और देखिए जिसकी वैलेंसी जितनी कम, जिसकी संयोजकता जितनी कम, उसकी रिएक्टिविटी यानी कि क्रियाशीलता उतनी ही ज़्यादा, ठीक है। तो ये भी बात, एक पॉइंट आप याद रखिएगा, मैंने आपको बता दिया। स्टेट अवस्था, तो देखिए जनरली जो धातु होते हैं वो आपको हमेशा कठोर यानी कि सॉलिड स्टेट में पाए हुए मिलेंगे, ठीक है। किस अवस्था में मिलेंगे, सॉलिड स्टेट यानी कि ठोस अवस्था में प्राप्त होंगे। धातु आपको ठोस अवस्था में प्राप्त होंगे। अपवाद के तौर पर यानी कि एक्सेप्शनल केस में आपको मिलता है मरकरी यानी कि पारा द्रव के रूप में मिलेगा। साथ ही साथ इसके और कुछ एग्जाम्पल है, याद रखिएगा, सीजियम, फ्रांसियम, गैलियम, ये लोग भी आपको लिक्विड स्टेट में मिलेंगे। सीजियम, फ्रांसियम और गैलियम भी आपको लिक्विड स्टेट में मिलेंगे, ठीक। थर्ड वाला पॉइंट है सरफेस लक्चर, ठीक है। तो देखिए धातुओं की एक विशेष पहचान होती है जो अधातुओं की नहीं होती है, जो आप देख के बता पाएंगे, वो होती है कि इनके में एक चमक होती है, एक खास चमक होती है। सोना, चांदी देखते आप पहचान लेते हैं ना, ये सोने का बना है, ये चांदी का बना है, कैसे देख के पहचाना आपने, उसके पृष्ठीय चमक के कारण इनके पृष्ठ पर एक चमक पाया जाएगा, सरफेस पे एक लश्यर पाया जाएगा, ठीक। थर्ड प्रॉपर्टी डेंसिटी, तो देखिए डेंसिटी जनरली इसकी हाई होती है भाई, ठीक है, चूंकि सॉलिड स्टेट में है तो वैसे भी इसका घनत्व क्या होगा, उच्च होगा। अपवाद के तौर पर सोडियम एंड पोटेशियम, ये दोनों सोडियम एंड पोटेशियम का जो घनत्व है वो निम्न होता है, ठीक है, सॉरी कम होता है। आपको याद रहेगा ये पॉइंट। अगला पॉइंट है हमारा गलनांक और क्वथनांक। तो ये पॉइंट भी आप जान लीजिए, चूंकि ये ठोस अवस्था में पाए जाते हैं, घनत्व इनके उच्च होते हैं, तो भाई गलनांक और क्वथनांक भी क्या होंगे, ज्यादा होंगे। मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट्स भी क्या होंगे, ज्यादा होंगे। ज्यादा ताप पर ये गलेंगे और या फिर बॉयल होंगे। लेकिन अपवाद के तौर पर आपको याद रखना है सोडियम एंड पोटेशियम को, कि ये लोग का गलनांक और क्वथनांक क्या होता है, निम्न होता है, ठीक। मेलिएबिलिटी, आघात वर्धनीयता। आघात वर्धनीयता में आप जानेंगे, आघात वर्धनीयता मतलब कि आघात करने पर उसका वर्धन किस प्रकार से होता है, इसी सब टर्म्स को हम लोग बोलते हैं मेलिएबिलिटी। मेलिएबल है कि नहीं नेचर से वो। तो ये धातु जनरली आघात वर्धनीय होते हैं, यानी कि जब आप इसको ठोकेंगे, पीटेंगे तो क्या हो जाएगा, टूटेंगे नहीं और फैल जाएंगे, ठीक। तो इस तरीके से क्या होंगे, टूटेंगे नहीं, थोड़ा सा ठोकने पीटने पर ये क्या होंगे, फैल जाएंगे। तो ये नेचर पाया जाता है किसमें, मेटल्स में। अगला है आपका डक्टिलिटी। क्या है, डक्टिलिटी, तन्यता, मतलब ये कितने तन्य हैं। तो मैंने आपको बताया भी था गोल्ड का एग्जाम्पल कि भाई 1 ग्राम गोल्ड है तो उससे क्या होता है, हम 2 किलोमीटर तक की लंबी वायर, पतली वायर खींच सकते हैं, ठीक है। तो ये याद रखिएगा, तन्य होते हैं, खींच के इनसे और तार बनाया जा सकते हैं, तो ये तन्य है। इनका ये नेचर क्या कहलाता है, डक्टिलिटी। बहुत बार पूछा एग्जाम में। कंडक्टिविटी, सभी लगभग
चालक होते हैं, ठीक है। इनके सब में क्या होती है, चालकता का गुण का पाया जाता है और बेस्ट कंडक्टर होते हैं। और बेस्ट कंडक्टर में आपको याद रखना था सिल्वर Ag से दर्शाते हैं इसको, और सेकंड बेस्ट कंडक्टर है हमारा कॉपर, ठीक है। साथ में इलेक्ट्रोपॉजिटिव नेचर, तो ये इलेक्ट्रोपॉजिटिव नेचर के होते हैं, विद्युत धनी प्रवृत्ति के होते हैं, ठीक। क्या करते हैं, इलेक्ट्रॉन का दान करते हैं। मैंने शुरू में ही आपको एग्जांपल बताया था कि ये क्या बना लेगा, सोडियम आयन और एक इलेक्ट्रॉन डोनेट कर देगा। जैसे कैल्शियम की बात करोगे तो वो बना लेगा कैल्शियम आयन और 2 इलेक्ट्रॉन दान कर देगा। अगर हम बात करें एल्यूमिनियम की तो वो 3 दान करके क्या बना लेगा। तो ये इलेक्ट्रो पॉजिटिव नेचर के होते हैं। तो इस तरीके से साथियों हमने पूरा सामान्य गुण देख लिया। अब देखेंगे हम लोग इसके बाद नेक्स्ट लेक्चर जो है उसमें कि इनके केमिकल रिएक्शंस को, रासायनिक गुणों को, कि ये किस तरीके से मेटल ऑक्साइड बनाते हैं, क्या है क्या नहीं है। और एक और बात बड़ी ज़रूरी कि उसको पढ़ना आपके लिए इतना ज़रूरी है कि जब धातु कर्म आप पढ़ेंगे यानी कि मेटलर्जी, तो जब मेटलर्जी आप पढ़ेंगे तो मेटलर्जी में आपको वहाँ पर जो दूसरा वाला है, जो एक्सट्रैक्शन ऑफ मेटल्स है, वहाँ पे आपको पहले मेटल का ऑक्साइड बनाना पड़ता है और उसके बाद उसका रिडक्शन करना पड़ता है और वहाँ से आपको फिर आपको क्या मिलता है, मेटल मिलता है। और उस मेटल का फिर आप लोग करते हैं रिफाइनिंग और उसके बाद आपको मिलता है प्योर मेटल। तो ये जो चीज़ है मेटल ऑक्साइड कैसे बनेगा, उसके रिडक्शन कैसे होंगे, तो ये सब इसके केमिकल प्रॉपर्टीज में हम लोग बड़े डिटेल में पढ़ेंगे। तो इसके बाद के लेक्चर में हम पढ़ेंगे किसके, केमिकल प्रॉपर्टीज के बारे में, धातुओं के, ठीक। तो चलिए आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।